हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक हैरान कर देने वाली सच्ची डरावनी कहानी लेकर। दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है हमारे सब्सक्राइबर प्रदीप जी ने। इफ़ आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो या फिर आप कोई ऐसी सच्ची घटना जानते हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे मैसेज करके बता सकते हो। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हर हफ्ते कुछ बेहद ही दिल दहला देने वाली सच्ची कहानियाँ लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। ये घटना आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। घटना शुरू होती है आज से कई सौ सालों पहले, जब मुग़ल काल में कई सारे मुग़ल शासक भारत में आए थे और भारत में रह रहे हिंदुओं और बाकी सभी धर्मों के लोगों को ज़बरदस्ती धर्मांतरण करवा रहे थे। उनको मुस्लिम बना रहे थे। लोगों के पास केवल दो ऑप्शंस होते, या तो वो उनकी बात मानकर मुस्लिम बन जाएं, या फिर जो उनकी बात नहीं मानता था उन्हें बेरहमी से हलाला करके मार दिया जाता था। एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ। एक पंडित ने मुस्लिम धर्म को अपनाने से मना कर दिया, तो उस शासक ने उस सच्चे और पवित्र पंडित के जनेऊ को तोड़कर उसे गौ का कच्चा मांस खिलाया और हलाला के नाम पर मार के उसके खून को उसी की तुलसी पर डलवा दिया। बस यहीं से शुरू हुआ इस डरावनी घटना का उदय। ये घटना उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के तोड़ने के बाद की गई थी, और बताते हैं कि जिस शासक ने ये करवाया था वो और कोई नहीं बल्कि इल्तुतमिश था। कई लोग तो डर के मारे मुस्लिम बनने को अपना लिए, लेकिन जो उस समय में आर्य थे, जिन्हें कट्टर हिंदू कहा जाता है, उन्होंने ऐसा करने से सीधे इनकार कर दिया। इस घटना के काफ़ी समय तक ये घटना छुपी रही, और उसके बाद एक समय वो भी आया जब अमर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रिपब्लिक ऑफ इंडिया को डेमोक्रेटिक कर लिया। धीरे धीरे और समय बीता और फिर आया साल 2001, जब उज्जैन के पास एक मुस्लिम बहुल इलाका है। उस इलाके का नाम तो मैं आपको सीधा सीधा लेकर नहीं बता सकता, लेकिन उस इलाके के पास एक जंगली एरिया है और उस जंगल में पीपल और बरगद के पेड़ भी हैं। कहा जाता है उस जंगल में कई मरे जानवरों की लाशें भी मिलती हैं, और जो लाशें मेजॉरिटी में होती हैं वो होती हैं बकरों की और बछड़ों की। लेकिन एक बात है, उस एरिया का कुछ तो खौफ है कि वहाँ पर कोई भी जाने से डरता था। एक रात की बात है, 4 दोस्त और उनके साथ उनकी एक लड़की दोस्त भूतों का नाम लेकर मजाक उड़ाते हुए अपनी बाइक से उस जंगल से गुजर रहे थे। वो लोग अपनी बाइक को तेजी से चलाते हुए उस जंगल से निकल रहे थे और भूत प्रेतों के बारे में काफ़ी कुछ उल्टा सीधा कह रहे थे। उनमें से एक लड़का गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था और कह रहा था, भूत मेरे लिए मेरे घर पे चाय बनाता है। लेकिन उस टाइम पर वो जंगल के बिल्कुल शुरुआती एरिया में ही थे, और जैसे जैसे वो जंगल के अंदर की साइड आए तभी वहाँ पर गुमसुम सा सन्नाटा पसर गया, और काली रात के साथ उन सभी के अंदर एक अजीब सी फीलिंग आने लगी। फिर उन्होंने कुछ सोचकर अपनी जुबान को लगाम लगाकर बाइक चलाने पर ध्यान देने लगे। दोस्तों असल में वो जंगल से गुजर रहे थे। वो एक रास्ता था जो कि जंगल में से तकरीबन 44 किलोमीटर लंबा था, और जब वे लोग तकरीबन 7 किलोमीटर अंदर आ गए तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि मानो उनके चारों तरफ से कोई उन्हें घेरने की कोशिश कर रहा है। मतलब कभी कभी होता है ना, किसी की होने की आहट हमें खुद ही महसूस हो जाती है। बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग उन दोस्तों को आ रही थी। तभी उनमें से एक लड़के ने कहा, लगता है हमने आज ज़्यादा ही मस्ती कर ली है, इसीलिए सन्नाटे में ऐसा लग रहा है। फिर वो लोग खामोश होकर आगे बढ़ते रहे, और करीब 19 किलोमीटर अंदर आने पर
जब वो आगे बढ़ रहे थे तो उनके साथ कुछ अजीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो गई। उस जंगल में बार बार बकरों और बछड़ों की आवाज़ गूंजने लगी, लेकिन जब भी वो आवाज़ वाली दिशा में देखते तब उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता। थोड़ी देर तक तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन कुछ ही समय बाद जब वो अचानक से पीछे देखते तो उनकी आंखें डर के मारे चौड़ी हो जाती। वो देखते कि कुछ जानवर उनका पीछा करने लगते हैं और कई बार तो उन्हें वो जानवर उनके बराबर में भागते हुए भी दिखाई देते हैं, लेकिन अगले ही पल वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। उन सब की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। देख वो पांचों ही रहे थे, लेकिन बोल उनमें से कोई भी नहीं रहा था। वो लोग टोटल 3 बाइक्स पर थे। एक पर एक लड़का, दूसरी बाइक पर 2 लड़के और तीसरी पर एक लड़का और एक लड़की। उन सभी की बोलती एकदम से बंद हो चुकी थी। तभी उन्हें आगे रास्ते में एक बरगद के पेड़ की छाल सड़क पर दिखाई पड़ी। उस समय रात के तकरीबन 9 बजे थे और जहाँ पर वो पेड़ पड़ा था उसके पास ही पड़े थे कुछ जानवरों की कटे हुए सर। पहले तो उनका ध्यान उन कटे हुए सरों पर नहीं गया, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा नज़दीक आए उन सरों को देखकर उनकी हालत एकदम ख़राब हो गई। हालत ऐसी थी कि उन सभी के हाथ पैर से लेकर 1.5 घंटे से चलती बाइक का इंजन भी एकदम बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ गया होगा। उन लोगों को आभास हो गया था कि उन्होंने अनजाने में किसी मायावी शक्ति से दुश्मनी मोल ले ली है और उन्होंने एक दूसरे को एक साथ तेज़ी से बाइक चलाने को कहा और इस एरिया से जल्द निकलने का फैसला किया। जैसे ही वो उस जगह से हल्का सा आगे निकले, जो लड़का अकेला बाइक पर जा रहा था उसे सड़क पर गाढ़ा सा खून दिखाई दिया और बाइक का कंट्रोल उसके हाथ से लगभग जाने ही वाला था। तभी उससे पीछे आ रहे दोस्तों ने हॉर्न बजाकर उसे होश में लाया और उसने बड़ी मुश्किल से बाइक को संभाला। वहाँ से वो अभी थोड़ा ही आगे गए होंगे कि वो जो लड़की उस लड़के के पीछे बाइक पर बैठी थी उसको अचानक से चक्कर आने लगे और वो बाइक पर बैठे बैठे ही बेहोश सी हो गई। वो लड़की बार बार अपने अम्मी अब्बू को याद करने लगी और उनको बुलाने लगी। वो लड़का लगातार उससे सिर्फ यही कह रहा था कि बस तुम अपनी आंखें खोल के रखो, हम यहाँ से निकलने ही वाले हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ आज रात क्या क्या होने वाला था। कुछ ऐसा जिसकी कल्पना शायद ही उनमें से किसी ने करी होगी। उन्हें अचानक से एक साथ कई सारे जानवरों की लाशें और सड़क पर पड़ा खून दिखाई देने लगा। रोड का सन्नाटा मानो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि आफत बस आने ही वाली है। सड़क पर जो जानवर उन्हें पड़े हुए दिखाई देते, जैसे ही बाइक उनकी आगे से निकलती और वो पीछे मुड़ के उन्हें देखते तो वहाँ पे कुछ भी ना दिखता और ऐसा नज़ारा किसी की भी रूह को कपा के रख देगा। पहले वाला बाइकर नोटिस करता है कि उसके इंजन में कुछ खराबी सी हो रही थी, इसीलिए उसने गियर बदलकर काम चलाना सही समझा। उसने बाइक की स्पीड थोड़ी कम कर ली। पीछे वो लड़का आ रहा था जिसके पीछे वो लड़की बैठी थी, जो कि अब बेहोश हो चुकी थी और वो जैसे तैसे उसको पकड़कर ला रहा था। उसने जहाँ तक हो सकता था वहाँ तक उसे संभालने की कोशिश करी, लेकिन जब उसने महसूस किया कि वो गिर जाएगी तो उसने बाइक को रोकने का फैसला किया। उसने इशारे से अपने आगे जा रहे दोस्त को बाइक रोकने को बोला। उसके उस दोस्त ने उसका इशारा नहीं देखा और पीछे से जो उसके 2 दोस्त आ रहे थे उसने उन्हें इशारा किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये एरिया ठीक नहीं है, यहाँ पर बाइक मत रोको और जल्दी से आगे आओ। और वो दोनों भी आगे को बढ़ गए। शायद यही उन दोस्तों की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका सबसे ज़्यादा डर था। वो जो 2 दोस्त उनके पीछे से आगे निकले थे वो और आगे आ गए और वो अकेले बाइक पे जा रहे लड़के के साथ साथ जाने लगे और उन्होंने थोड़ी देर बाद नोटिस किया कि वो लड़का और लड़की जो कि पीछे बाइक पे आ रहे थे वो अब उनके साथ नहीं थे। न जाने किस डर से वो बाइक चला रहे थे,
कि उन्हें इस बात का एहसास तकरीबन 2 किलोमीटर आगे आने के बाद हुआ। वो दोनों एकदम से गायब हो चुके थे। ये सब देखकर वो तीनों ही लड़के बहुत ही ज़्यादा डर गए थे और परेशान भी हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो लोग बाइक को वापस पीछे की तरफ ले जाने ही वाले थे कि उनकी नज़र थोड़ी आगे खड़ी एक बाइक के ऊपर पड़ी, जिसके साइड में ही एक लड़की सड़क पर लेटी हुई पड़ी थी। वो लोग फौरन ही अपनी बाइक को पीछे की जगह आगे की तरफ ही लेके गए और सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वो लड़की उनकी वही दोस्त थी जो कि बाइक के साइड में बेहोश पड़ी थी, लेकिन उनका दोस्त अब भी गायब था। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली और डरावनी बात ये थी कि वो लड़का तो उनके पीछे रह गया था, तो आखिर वो इस जगह पर आगे कैसे आया जबकि वो जंगल बिल्कुल सीधा रास्ता वाला था। खैर, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उनमें से एक लड़के ने पानी की बोतल में से पानी निकालकर उस लड़की को जगाने की कोशिश करी। उनमें से एक लड़के ने कहा, हो ना हो हमारा दोस्त शायद यहीं कहीं आसपास ही होगा, पहले उसे ढूंढ लेते हैं, सवाल जवाब बाद में करेंगे। अपने एक दोस्त को उस बेहोश लड़की के पास छोड़कर वो दोनों इधर उधर ढूंढने के लिए जाने वाले थे और उन्होंने अपने उस दोस्त से कहा, अगर तुम्हें कोई भी आता हुआ दिखाई दे तो फ़ौरन ही बाइक के हॉर्न को ज़ोर ज़ोर से दबाना, ताकि अगर हम आसपास हों तो फ़ौरन तुम लोगों के पास आ जाएं। और फिर वो दोनों अपने दोस्त को ढूंढने के लिए जंगल की साइड जाने लगे। इससे पहले उनमें से एक लड़का जंगल में घुसता, उसकी नज़र आगे सड़क पर कुछ दूरी पर गई तो वो एकदम खुशी से चिल्लाया। उनका दोस्त आगे सड़क पर एक जिंदा बकरे को लेकर कहीं जा रहा था। उसने फौरन बाइक का हॉर्न बजाकर सबको वहाँ पर बुला लिया। उनमें से एक लड़के ने फौरन कहा, हम जल्दी से इसे लेकर आते हैं, लेकिन अभी कोई इससे सवाल जवाब नहीं करेगा। उसके दोस्त भी मान गए और वो अपने साथ साथ अपने दोस्त को करीब 3 मिनट में वापस लेकर आ गए। उन्होंने उस बकरे को वहीं पर छोड़ दिया और कुछ बातचीत करने को मना करके घर जाने को कहा। यकीन मानिए, उसके बाद कुछ भी उल्टी सीधी घटना नहीं हुई। उसके बाद उन तीनों ने बाइक एकदम अच्छी खासी स्पीड से चलाई और तकरीबन 40 मिनट बाद उज्जैन के बीच शहर के अंदर आ गए थे। उनका वो दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को घर छोड़कर आने की हालत में नहीं था, इसीलिए उसके दोस्तों ने उसे उसके घर छोड़ दिया और उसके बाद वापस से सब अपने अपने घर चले गए। जो लड़का अकेले बाइक चला रहा था उसके दिमाग में अनगिनत सवाल घूम रहे थे और सबसे बड़ा सवाल जो कि उसके दिमाग में आ रहा था वो ये, उसकी बाइक सबसे आगे थी और थोड़ी देर बाद वो जो 2 लड़के थे वही उसके पास आए थे। तो आखिर उसने बाइक को किस तरीके से चलाया कि वो उन दोनों से ही आगे चला गया, क्योंकि रास्ता सिर्फ सीधा था और उस जंगल में बस वही एक रास्ता था। और दूसरा बड़ा सवाल उसके मन में ये था कि आखिर वो आगे गया तो गया, लेकिन वो उस बकरे को उठाकर क्या कर रहा था। और जो उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पर बेहोश थी उसे कुछ याद क्यों नहीं था। कुछ दिनों तक उन सबकी आपस में मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। लेकिन तकरीबन 2 हफ्ते बाद वो जो लड़का गायब हुआ था वो लड़का फिर से वैसी ही हरकत करने लगा जैसी हरकत वह उस भयानक वाली रात में कर रहा था। उसका बर्ताव अचानक से चेंज हो जाता। एक बात और थी, ये घटनाएं केवल शाम के समय होती। एक बार तो रात के समय वो अपने घर से गायब ही हो गया। तब जाकर उसके घर वालों ने उसके उस दोस्त को फ़ोन करा। वो लड़का उसकी बात से समझ गया था कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये दरअसल उस भयानक रात से ही रिलेटेड है। वो लड़का रात भर कहीं पर भी नहीं मिला, लेकिन अगले दिन सुबह सुबह वो अपने पड़ोस में ही एक गाय के बछड़े के पास सड़क पर सोता हुआ मिला। उसने कोई भी अजीब घटना नहीं करी थी उस रात। पास ही का एक बुजुर्ग
जब उसके पास को आया तो उसने उसे उठाकर घर जाने की सलाह दी। सुबह के तकरीबन 7 बजे वो वापस से अपने घर आ गया और उसके अब्बू ने उसके दोस्तों को कॉल करके बता दिया कि वो घर आ गया है। उनमें से एक लड़का फ़ौरन ही उनके घर पे आ गया, क्योंकि उसके मुताबिक उसने अपने सपने में कुछ अजीब सा देखा था। वो उसके घर में आया और उससे मिला और उसे बताया कि उसके सपने में एक पंडित आया था और उसने उन सभी को गाय और तुलसी की पूजा करने की सलाह दी है। इसीलिए वो इतनी सुबह सुबह ही सीधा उसके घर पे आ गया। इस दिन के बाद से उस लड़के का बर्ताव एकदम से बदल ही गया। उसे जानवर और पेड़ों पर अत्याचार करने वालों से चिढ़ होने लगती, जबकि वह खुद ही एक मुस्लिम था और पहले इन सब चीज़ों को बड़े चाव से खाता था। वह अब हर पेड़ और जानवर की इज्जत करने लगा था। उसने ऐसा ही करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को भी सलाह दी, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड कुछ समझ नहीं पा रही थी कि इसे अचानक से क्या हो गया है। इसी बीच एक दिन उसके अब्बू घर में चिकन लेकर आ गए और वो अपने अब्बू को ऐसे देखने लगा कि मानो आज ही अपने अब्बू को खा जाएगा। जब उसके अब्बू ने उसे चिकन खाने को कहा तो उसने अपने अब्बू पर ही एक चाकू से हमला कर दिया और उसके अब्बू के हाथ में वो चाकू लग गया। उसके अब्बू उस पर बहुत ही गुस्सा हुए और उसे एक थप्पड़ मार दिया और उसने अचानक से ही एक जोरदार आवाज़ में चीख मारी, सबको मिटा दूंगा, जो भी जानवर और पेड़ पौधों के साथ मारकाट करेगा सबको मिटा दूंगा। ये घटना पहले तो उसके दोस्तों से छुपाई, लेकिन एक दिन जब वो अपने दोस्त से मिल रहा था तो उनके बीच में भी कुछ ऐसी ही बात हुई और उसने उसके ऊपर बहुत ही ज़ोर से एकदम भारी आवाज़ में चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। उसके दोस्त ने उसे कंधे से पकड़कर काफ़ी ज़ोर से आगे पीछे किया और तब जाकर उसने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। उसके दोस्त ने इस बात को मजाक में टाल दिया था, लेकिन एक दिन उसका वही दोस्त उससे कॉल पे बात कर रहा था, जिसका नाम इनमास था। ये वही लड़का था जो कि उसे उस रात ढूंढने के लिए जा रहा था। उसे बीते दिनों वाली सारी घटनाएं पता थी और वो उससे कॉल पर बात करके समझ गया था कि मामला गंभीर होने वाला है और उन्हें इस सब के आगे बढ़ने से पहले ही कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना बहुत ही देर हो जाएगी। दोस्तों, जो लड़का उस रात गायब हुआ था और जिसके साथ ये सारी घटनाएं हो रही थी, उसका नाम मुख्तार था। इनमास ने अपने मन की बेचैनी को अपनी गर्लफ्रेंड को बताया तो उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे कहा, तुम्हें इस मामले में थोड़ा शांति से काम लेना होगा, जो भी करोगे सोच समझ के ही करना। मुख्तार की मानो अचानक से 2 पर्सनैलिटी हो गई थी। एक दिन क्योंकि रात के समय उसने मांस खाया और उस ऐसे ही सो गया, लेकिन घटना के 3 दिन बाद रात में उसे कोई दिखाई पड़ा और वो इतना ज़्यादा भयानक था कि वो उसे रज़ाई के अंदर से भी दिख रहा था। मुख्तार फ़ौरन अपने बेड से उठा और भागकर अपनी अम्मी के पास चला गया और उसने ये सारी बात अपनी अम्मी को बता दी। हालांकि उसने जंगल वाली घटनाएं अपनी अम्मी को नहीं बताई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो उसके साथ हो रहा था वो उसने विस्तार पूर्वक अपनी माँ को बताया। उसकी अम्मी ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। हालात ऐसे हो गए थे कि मुख्तार अब रात के समय अपने अम्मी और अब्बू के पास ही सोता था और उसके अब्बू रात में उसे कुरान पढ़ने को कहते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा अजीब बात ये थी कि उसे कुरान के पन्ने खाली दिखाई देते थे और जब भी उसके अब्बू उसे मस्जिद ले आते तो उसे मस्जिद के बाहर वही इंसान खड़ा हुआ दिखाई देता जो कि उसे उस रात में दिखा था। उसकी हालत दिन प्रतिदिन बहुत ही ख़राब होती जा रही थी। धीरे धीरे घटनाएं एकदम बढ़ने लगी थी।
वो इंसान अब उसे रात के साथ साथ दिन में भी दिखाई देने लगा था। अब उसे खून की उल्टियाँ भी होने लगी थी। उसे ऐसा दिखाई देता कि वो इंसान रात में उसके ऊपर किसी कटोरे से खून डाल रहा होता था। मुख्तार बहुत ही ज़्यादा डर चुका था और अंदर ही अंदर एकदम खामोश सा रहने लगा था। लेकिन एक दिन उसकी ये खामोशी टूट गई। वो अपने फ़ोन पे दोस्त से बात कर रहा था और बात करते करते ही वो अचानक से फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, मेरे भाई मुझे बचा ले, मुझे वो लेने आ गया है। ऐसा कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसका दोस्त समझ चुका था कि ये किसी पैरानॉर्मल शक्ति के कारण ही हो रहा है, इसीलिए उसने उस समय तो उससे कुछ नहीं कहा। लेकिन एक दिन अकेले में उसके अब्बू से मिलकर उसके अब्बू को सारी बातें बता दी, वो सारी घटनाएं जो कि उनके साथ जंगल में घटी थी। और उसके बाद से अब तक की घटनाएं तो उसके अब्बू को पता ही थी। मुख्तार के अम्मी अब्बू ने उन तीनों दोस्तों को और उसकी गर्लफ्रेंड को भी बुधवार के दिन अपने घर आने को कहा। वो मुख्तार की गर्लफ्रेंड डर गई थी और उससे पूछने लगी कि मुख्तार ठीक तो हो जाएगा। इस पर उसके अब्बू को कहना था कि उनकी पहचान में कुछ मौलाना है और उन्होंने कहा है इन सब घटनाओं की शुरुआत में जो था उन सबको एक साथ इकट्ठा करो और वो मिलने के लिए आएंगे। अब कभी कभी मुख्तार की गर्लफ्रेंड फ़ोन पर बातें करते करते रोने लगती, क्योंकि उसे पता था कि उसके ऊपर काफ़ी बड़ा खतरा है। इंतज़ार ख़त्म हुआ और बुधवार का दिन भी आ गया। शाम को 7 बजे वो चारों लोग मुख्तार के घर पहुंच गए और सारी तैयारी के साथ वो मौलाना भी वहां पर आ गए। सारी तैयारी करने के बाद प्रक्रिया शुरू की गई। करीबन 4 घंटे तक उनके घर में न जाने क्या क्या हुआ। लेकिन रात की बात ये थी कि उस रात के बाद सब कुछ थोड़ा शांत सा हो गया, लेकिन सिर्फ 2 से 3 दिनों के लिए। 3 दिन तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से ऐसी ही घटनाएं होने लगी और इस बार घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि अब वही भयानक इंसान मुख्तार के साथ साथ उसकी अम्मी को भी दिखने लगा था। उसकी अम्मी तो मानो उसे देखते के साथ ही एकदम सुन्न सी पड़ जाती। उसके अम्मी अब्बू उसको कई सारी दरगाहों पर लेकर गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने उन्हें सऊदी अरब में मक्का मदीना में जाने की सलाह दी, जहाँ पर मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ था, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो उसे वहाँ पर ले जा सकें। और वो जैसे तैसे अब देश के अंदर ही कई सारे मौलवी बाबाओं के पास गए, लेकिन किसी का भी इलाज 2 से 3 दिन के बाद नहीं चल पाया। यहाँ तक कि अभी तक कोई भी मौलाना इस बात का पता भी नहीं लगा पाया था कि वो जो खौफनाक रूहानी ताकत मुख्तार के पीछे लगी थी उसका नाम क्या था या फिर वो थी क्या। मुख्तार के अब्बू बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। एक दिन उन्होंने अपनी आपबीती अपने एक सनातनी दोस्त को बताई। उनके दोस्त ने उनसे सिर्फ इतना कहा कि मैं एक सन्यासी को जानता हूँ जो कि इन सब कामों में थोड़ा रुचि रखता है और वो ऐसे खतरनाक कामों को पहले भी कर चुका है। फिर मुख्तार के अब्बू ने ज़्यादा देर ना करते हुए उससे उस सन्यासी का पता लिया और उसके बताए हुए पते पर चले गए। वहाँ पर जब वो गए तो उस सन्यासी ने मुख्तार को उसके पास लाने के लिए कहा। उसके अब्बू मुख्तार को और उसके सारे दोस्तों को लेकर उस सन्यासी के पास आ गए। जैसे ही उन 5 बच्चों ने उस जगह का नाम बताया जहाँ पर वो उस जगह पर थे, वो सन्यासी भी थोड़ा सा सहम सा गया और बस इतना कहा कि उस जगह पर सिर्फ आपके साथ ही नहीं बल्कि कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। वो तो आप लोगों की किस्मत ही अच्छी है कि आप लोगों के साथ इतना कुछ हो भी गया और आप वापस भी आ गए, वरना वहाँ से सिर्फ लोगों का बचा हुआ सामान ही वापस आता है। ये सब सुनकर उन तीनों की हालत एकदम खराब हो गई थी और मुख्तार का दोस्त डर से कांपने लगा था
क्योंकि उस रात मुख्तार ने अकेले ही उल्टी सीधी बातें नहीं कही थी, उसमें उसका भी हाथ था। और वो सोच रहा था कि मुख्तार के बाद अगली बारी उसी की है। उसने फ़ौरन उन सन्यासी बाबा से पूछा, बाबा ये बताइए हम इससे छुटकारा कैसे पाएं? तो उस सन्यासी ने बताया कि बेटा अभी तो हम ये भी नहीं पता कर पाए हैं कि आखिर में वो है कौन, तो उससे बचने का उपाय हम तुम्हें कैसे बता दें। ये सुनकर वो और भी ज़्यादा डर गया था। सन्यासी ने कहा कि हमें उसके बारे में जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए और ये भी जानना है कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा है। सन्यासी ने मुख्तार के अब्बू से ये भी पूछा कि क्या आप इसे कहीं और लेके गए थे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम इसे लगभग हर जगह दिखा चुके हैं और अब बस आपसे ही आखिरी उम्मीद है, वरना बैंक से लोन लेकर मक्का मदीना जाने की तैयारी कर रहे थे। मुख्तार के अब्बू ने रोते हुए ये भी बताया कि हमारी पहले एक बेटी भी थी जो कि ऐसी ही रूहानी शक्तियों की चपेट में आकर जान से मारी गई थी, लेकिन अब वो अपने बेटे को इस तरीके से नहीं खोना चाहते थे। उस सन्यासी ने ज़्यादा देर ना करते हुए मुख्तार के अब्बू को ये साफ साफ बता दिया कि ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली रूह है जो कि आपके बेटे पर हावी है और ये कोई साधारण जिन्न या फिर कोई जिन्नात नहीं, बल्कि उन जिन्नातों से 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक शक्ति है जो कि आपके बेटे के पीछे उस रात से लग गई है। आपके बेटे ने ज़रूर जाने अनजाने में उस शक्ति को नाराज़ कर दिया है और वो इसीलिए इस पर हावी है, वरना कोई भी बड़ी शक्ति किसी को यूं ही परेशान नहीं करती। इसकी कोई बहुत ही बड़ी वजह रही होगी। इतना तो मैं आपसे साफ कहता हूँ कि शक्ति को ख़त्म करना हमारे बस की बात नहीं है। हाँ, हम ये कोशिश कर सकते हैं कि वो आपके बेटे को माफ़ कर दे। ये सारी बातें सुनकर मुख्तार के अब्बू की हालत एकदम ख़राब हो गई थी, क्योंकि बात तो बिल्कुल सच थी। कोई भी मस्जिद मौलाना उस रूहानी ताकत का नाम तक नहीं जान पाया था। तो इसके बाद सन्यासी ने कहा कि अगली पूर्णिमा की रात को वो उनके घर पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के कुछ खास पंडितों को लेकर उनके घर आना चाहते हैं। उसके अब्बू फ़ौरन ही राज़ी हो गए, क्योंकि यहाँ बात उनके इकलौते बेटे की थी। उस सन्यासी ने ये भी कहा कि उस रात इस घटना के समय वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सबको भी वहाँ पर बुला लीजिएगा। मुख्तार के अब्बू ने मुख्तार के जन्मदिन का बहाना करवाकर उन सभी बच्चों को अपने घर पर बुलवा लिया। मुख्तार की हालत अब एकदम नाजुक हो गई थी, वो एकदम पतला सा हो चुका था। मुख्तार की मम्मी और उसकी गर्लफ्रेंड को उसकी चिंता खाए ही जा रही थी। कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद आखिरकार पूर्णिमा की रात आ ही गई। वो सन्यासी अपने साथ कई सारे पंडितों को लेकर, जो कि सब के सब भगवा रंग का कपड़ा ओढ़े हुए थे, उन्हें लेकर उनके घर पे आ गया। वो सब मंदिर के काफ़ी पवित्र पंडित थे, जो कि उन सन्यासी के खास बुलावे पर और मुख्तार की दयनीय स्थिति को बताने के बाद उस जगह पर आए थे। उन लोगों ने आते के साथ ही एक लौंग को मुख्तार के मुंह में रखने को बोला और वो लोग करीब 7 बजे मुख्तार के घर में स्नान करके तैयार होने लगे। तभी मुख्तार की अम्मी की आंखों में आंसू आ गए कि आखिर उनके हंसते खेलते बेटे के साथ ये सब क्या हो रहा था। उन पंडितों को भी उसकी मम्मी की हालत देखकर दया सी आ गई, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये सारा काम आधी रात से पहले करके यहाँ से आश्रम की ओर निकलना होगा, क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा था वो उस शक्ति को ख़त्म नहीं कर पाएंगे, बस वो उसे अलग कर सकते हैं। जब बाकी के 4 दोस्त भी उस जगह पर आ गए तो उन पंडितों ने वहाँ पर एक महामृत्युंजय मंत्र का चित्र बनाया और एक साथ बैठकर कुछ मंत्रों का जाप करने लगे। थोड़ी ही देर में वहाँ पर उन्होंने एक अनोखी शक्ति का आभास किया।
बाकी पंडितों ने मंत्रों को शुरू रखा, लेकिन एक पंडित बिल्कुल शांत हो गया, मानो उसमें जान ही ना हो। वहाँ पर बैठे सभी लोगों के मन में डर के सिवाय कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे वो पंडित ध्यान में चला गया और अपने ध्यान में उसे एक तुलसी का पौधा दिखाई देता है, जिसमें कि किसी ने जानवर का खून डाला होता है, और उसके आसपास उसे कटी हुई गाय, भैंस और अन्य जानवर भी पड़े हुए दिखाई देते हैं। ये सब महसूस करके उस पंडित का ध्यान फौरन टूट गया और उसने बस इतना कहा, सर्वनाश होगा। जो मैंने देखा वो बहुत ही बड़ा अनर्थ हुआ था। उसकी ये बात सुनकर सभी के मन में डर की एक लहर दौड़ गई और सभी के हाथ पांव भी कांपने लगे। वो पंडित उसके बाद ध्यान में जा ही नहीं पाए और फिर उसके बाद सभी पंडितों में से दूसरे पंडित ने ध्यान लगाना शुरू किया और ध्यान लगाने पर उन्होंने महसूस किया कि ये सब कोई और नहीं, कोई जानी पहचानी शक्ति ही कर रही है। तो उन्होंने अपना ध्यान और ज़्यादा गहरा किया और वो वहीं पर खो गए। उसे एक आश्रम दिखा जहाँ पर कई सारे जानवरों को बेरहमी से मार काट दिया गया था, और ज़्यादा ध्यान लगाने पर उन्हें उस आश्रम में एक पंडित की लाश भी दिखती है, जिसकी जनेऊ भी टूटी हुई थी और उसके सिर पर तलवार से मारकर किसी ने फाड़ने की कोशिश करी थी। उसी आश्रम के झोपड़ी के बगल में तुलसी का पौधा भी था, जिसके ऊपर कुछ लोग खून गिरा रहे थे। ये सब देखकर वो पंडित भी एकदम भावुक हो गए और अपने ध्यान में और ज़्यादा गहराई में जाने पर वो समझ गए थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा था और ये सब क्यों हो रहा था। और इसके बाद जाकर वो पंडित अपने ध्यान से बाहर आए और बाकी सभी लोगों को बताना स्टार्ट किया। ये सब कोई और नहीं बल्कि एक ब्रह्म राक्षस कर रहा था, जिसे कि इल्तुतमिश के सैनिकों ने महाकालेश्वर मंदिर गिराने के बाद उसी जंगल में जाकर उसकी गाय, बकरी और बाकी जानवरों को मारने के बाद उसका जनेऊ तोड़कर उस पंडित को उसी की गाय का कच्चा मांस खिलाया था और उसका सिर भी फाड़ डाला था। बाद में उसी के सिर को उन्होंने उसी की तुलसी पर डाल दिया था, जो कि उसके आश्रम में रखी थी। और फिर उन पंडित ने बताया कि वो आश्रम आज से कई साल पहले कहीं और नहीं बल्कि उसी जंगल में था, जहाँ पर ये पांचों बच्चे उस रात मस्ती से आ रहे थे। जाने अनजाने में मुख्तार ने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा था और उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और उसके बाद ही उस ब्रह्म राक्षस का साया मुख्तार के ऊपर आ गया। उस रात भी मुख्तार उस ब्रह्म राक्षस के वश में ही आ गया था और उस बकरे को लेकर उस आश्रम की तरफ ही जा रहा था, जो कि अब तो उस जगह पर नहीं था लेकिन उसी जगह पर जा रहा था। लेकिन मुख्तार के दोस्त ने उसे वहां जाने से पहले ही रोक दिया। अगर वो उस आश्रम वाली जगह तक पहुंच जाता तो उसे वहां पर महाकाल भी नहीं बचा पाते। ये सब सुनकर सभी लोगों का दिल पानी की तरह पिघल गया और सब उन ब्रह्म राक्षस को उस पंडित को बनाने के लिए कहने लगे। उसने कहा कि उसने भूत प्रेत और जानवरों का मजाक उड़ाते हुए काफ़ी सब कहा है, और उसने कहा था कि मैं ये सब जानवर और उनके मालिक सहित सभी लोगों को अकेले निकल जाऊंगा। ये सब सुनकर उसकी अम्मी मुख्तार पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुई। वहाँ पर बैठे बाकी उसके दोस्तों को तो ये सब सिर्फ एक सपना जैसा लग रहा था, लेकिन जिसकी हकीकत बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। आखिरकार उन पंडितों ने एक ऐसी युक्ति निकाली जिससे वो उस ब्रह्म राक्षस को मना सकते थे और मुख्तार से अलग कर सकते थे। थोड़ी देर में ही उन पंडितों ने उसके घर के आसपास सिंदूर से एक सुरक्षा घेरा बना लिया और मुख्तार के अलावा बाकी सभी लोगों को उस घेरे के अंदर जाने के लिए कहा। कुछ तंत्र मंत्र से उन सभी को पवित्र कर कर उनके ऊपर गंगा जल डाला गया और उन्हें दूर जाने को कहा गया। उसके बाद मुख्तार के साथ उन्होंने क्या करा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन आधे घंटे बाद
उन्होंने मुख्तार को उसके घर वालों को सौंप दिया और अब वो ठीक था। उसके बाद वे सारे पंडित वहाँ से चले गए, लेकिन वो सन्यासी अब भी उन्हीं के पास थे। उस सन्यासी ने बताया कि वो ब्रह्म राक्षस अपने आश्रम में बचे हुए कुछ पीपल के पेड़ और आश्रम के जो कुछ अवशेष पड़े हैं आज भी वहीं पर वास करता है। उस जंगल में जो भी जानवरों का शिकार करने के लिए आता है वो उन्हें वहाँ से दोबारा जिंदा नहीं जाने देता। किसी ने क्या ही सोचा था कि इस ब्रह्मांड की कोई रूह इतने सालों तक एक ही जगह पर रही हो और राक्षस बनने के बाद भी अपने धर्म से ना भटकी हो। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। जिन लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं उन्हें पता होता है कि इनसे पंगा लेना कितना ज़्यादा भारी पड़ सकता है। इन सारी घटनाओं के बाद 2004 में मुख्तार की अपनी गर्लफ्रेंड से शादी हो गई थी और आज उसका एक परिवार भी है और वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है। दोस्तों, मुख्तार का परिवार वैसे तो एक मुस्लिम फैमिली थी, लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने अपने मन से सारे भेदभाव मिटा दिए और उसके मम्मी पापा उन पंडितों के सदा के लिए आभारी हो गए जिन्होंने उनके इकलौते बेटे को बचा लिया। आपको ये पूरी घटना कैसी लगी, इस बात को अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो पे एम रखते हैं 750 लाइक्स का। होप आप इसे पूरा कर दोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।